नमस्कार, मैं अनंत विजय हूं और दैनिक जागरण हिंदी है हम में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि दैनिक जागरण के इस उपक्रम हिंदी है हम में हम जागरण वार्तालाप के नाम से एक कार्यक्रम करते हैं। तो जागरण वार्तालाप के इस अंक में हमारे साथ एक बहुत ही प्रतिष्ठित लेखक होंगे। मैं आपको उनका परिचय कराऊंगा, लेकिन उसके पहले बताऊं कि जागरण वार्तालाप में हम हिंदी के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं के लेखकों को अंग्रेजी समेत अपने स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं और प्रयास ये करते हैं कि वो हिंदी में बातचीत करें, ताकि हिंदी के पाठकों का दूसरी भाषाओं में क्या लिखा जा रहा है इससे एक तारतम्य स्थापित हो सके, एक दूसरे को हम जान सकें भारतीय भाषाओं के बारे में। जो एक अपरिचय या जो एक संवादहीनता की स्थिति हो उसको दूर करने के लिए जागरण वार्तालाप के इस अंक में मेरे साथ हैं बहुत ही प्रतिष्ठित प्रसार भारती के पूर्व सीईओ शशि शेखर जी। शशि शेखर जी, आपका बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप सोच रहे होंगे कि ये कार्यक्रम वार्तालाप का है, इसमें आप लेखकों से बात करते हैं। तो जी हाँ, शशि शेखर जी ने अभी एक पुस्तक लिखी है। ये पुस्तक प्रधानमंत्री के बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात पर है। इस पुस्तक का नाम है कलेक्टिव स्पिरिट, कंक्रीट एक्शन, मन की बात एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया। तो जो आखिरी पंक्ति है, इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस किताब को रूपा पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया था और तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर उपलब्ध है। आप वहां से इस किताब को ले सकते हैं, वहां से इस किताब को लेकर पढ़ सकते हैं। और सबसे पहला सवाल शशि जी, बहुत बेसिक सवाल हम जो जानना चाहते हैं, जागरण के पाठक ये जानना चाहते हैं कि इस किताब को लिखने का आइडिया कैसे आया आपको? नमस्कार, बहुत ही अच्छा लग रहा है जागरण वार्तालाप में भाग लेते हुए। ये जो आपने बात कही है कि अलग अलग भाषाओं के बीच जो संवाद होना चाहिए, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है देश को जोड़ने के लिए और जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होने के लिए। तो इस पुस्तक का जो आइडिया है, तो देखिए मन की बात पे दो पहले भी किताब पब्लिश हो चुकी है। पहला किताब आया था 2016-17 में, फिर दूसरा आया था जब 50 एपिसोड्स का माइलस्टोन हुआ था। उस समय का जो पुस्तक था उसका आवरण अरुण जेटली जी ने किया था। उनका आई थिंक बिल्कुल ही लास्ट सा पब्लिक अपीयरेंस था चुनाव से पहले 2019 के। तो ये जो माइलस्टोन पिछले महीने 100 एपिसोड्स का होने वाला था, तो उसको लेकर ये एक आइडिया था कि क्योंकि ये पब्लिक ब्रॉडकास्ट आकाशवाणी के लिए एक सबसे बड़ा प्रोग्राम रहा है पिछले 9 सालों में, तो इसका क्या इम्पैक्ट रहा है। तो ये जो लास्ट पंक्ति के बारे में आप जो बता रहे थे कि इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फोकस रहा है इस किताब में, क्योंकि पहले भी किताबें जो थीम्स हैं उसके बारे में छप चुकी हैं, जो ट्रांसक्रिप्ट्स है वो भी छप चुकी हैं, पर बियॉन्ड मन की बात प्रोग्राम, इसके एयरवेव्स के बाद जो ग्राउंड पर इसका क्या इम्पैक्ट रहा है, किस तरह से लोगों ने इससे प्रेरणा ली है, इससे क्या बदलाव हुआ है, तो ये सारी बातें भी इस किताब के फोकस में। शशि जी, आपसे हम इस किताब के बारे में, उसके इन्फ्लुएंस, उसके इम्पैक्ट के बारे में हम जानेंगे, लेकिन एक प्रश्न और हमारे दिमाग में आ रहा है कि जब ये मन की बात कार्यक्रम शुरू हुआ था, आप प्रसार भारती के सीईओ थे। नहीं, मैं बाद में बने, लेकिन शुरुआती दिनों में आप मन की बात से जुड़े रहे। मन की बात ने रेडियो को किस तरह से रिवाइव किया भी या नहीं किया? बिल्कुल, रेडियो को बिल्कुल रिवाइव किया है। किस तरह से किया है इसको थोड़ा समझने के लिए हमें इसका जो टेक्नोलॉजिकल जो मॉडल रहा है उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। पहली चीज़, ये प्रोग्राम नॉर्मल कन्वेंशनल रेडियो पे भी तो जाता ही है, मीडियम वेव, FM वगैरह, पर ये परहैप्स दुनिया का सबसे पहला रेडियो प्रोग्राम है जो टीवी के लिए अडेप्ट हुआ है। तो इसमें काफ़ी सारा मेहनत, जो प्रधानमंत्री जिन विषयों पर बात करते हैं उसको समझकर उसके अनुसार इसके लिए विजुअल्स डेवलप करना, फिर उस विजुअल्स को उनके ऑडियो के साथ जोड़ना, वो जिस स्पीड से बात करते हैं उसी स्पीड से फिर ये विजुअल्स भी चेंज होते रहते हैं। तो ये पूरा पैकेजिंग, ये एक बहुत ही अनोखा एक्सपेरिमेंट रहा है।
तो इससे ये हुआ है कि रेडियो का जो रीच है वो कन्वेंशनल रेडियो से भी बढ़कर टेलीविज़न और डिजिटल तक पहुंच गया है, तो ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा, इसने जो भाषाएं हैं, तो ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट मुझे लगता है इसके जो भाषाओं में अनुवाद होता है उससे है, क्योंकि ये भारत के सभी भाषाएं और 40 के आसपास बोलियाँ। ये क्या साइमलकास्ट होता है? जो पहला जो प्रधानमंत्री बात करते हैं हिंदी में ओरिजिनल, वो 11 से 11:30 बजे तक होता है। फिर 11:30 से लेकर 12 बजे तक सारे भाषाओं में जो अनुवादित वर्जन है वो ब्रॉडकास्ट होता है। और तो 40 तो बोलियां भी हो गए, फिर 11 विदेशी भाषाओं में भी ये ब्रॉडकास्ट होता है। तो इससे एक डिफरेंस ये पड़ा है कि कई सारे बोलियों का एक डिजिटल फुटप्रिंट बन गया है आकाशवाणी का। जैसे हम देखते हैं छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, और सबसे ज़्यादा तो नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग भाषाओं में जब डिजिटल ऑडियंस इतना बढ़ गया है, तो मन की बात और बाकी जितने भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हैं इनका इम्पैक्ट रहा है उसमें। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े होंगे वो ये ना सोचे कि हम मन की बात कार्यक्रम पर चर्चा कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं मन की बात के 100 एपिसोड पूरे होने के अवसर पर जारी शशि शेखर जी की ये पुस्तक कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन, इस पर हम बात कर रहे हैं। इस पे जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, और जो जागरण हिंदी हम या वार्तालाप का जो उद्देश्य है, इसने भारत की तमाम भाषाओं को एक बहुत विस्तार दिया, उसकी व्याप्ति दी, और इंटरनेट पर आने के माध्यम से मन की बात कार्यक्रम ने उन भाषाओं को परोक्ष रूप से संरक्षित करने का भी काम किया। शशि जी, एक और सवाल मेरे मन में है, इस किताब को करने में रिसर्च में कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी, कितने लोगों से जुड़ना पड़ा? क्योंकि एक रेडियो के आधे घंटे के प्रोग्राम पर पूरी किताब 225 पन्ने की लिख देना ये थोड़ा मुश्किल है। तो इसके जो इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस को जब आप ट्रैक कर रहे थे, तो थोड़े अपने अनुभवों को साझा करिए। तो पहली चीज़ तो सारे जो 199 एपिसोड्स हैं उनके ट्रांसक्रिप्ट को एग्जामिन करना पड़ा, तो उसमें काफ़ी सारा समय लगा। और जब मैं ट्रांसक्रिप्ट्स को पढ़ रहा था तो उसमें से कुछ कॉमन थीम्स निकल कर बाहर आ रही थी जी। तो मैंने एक स्प्रेडशीट बनाई जिसमें करीब 25 के आसपास के टैब हैं, हर थीम के लिए एक टैब। फिर उसमें मैं नोट्स बनाते गया कि किस महीने किस एपिसोड में क्या कहा प्रधानमंत्री जी। फिर मैं उसमें जब भरता गया तो देखा कि हर थीम में करीब 50 से 100 अलग अलग रेफरेंसेस हैं। तो ये जो ब्रेड्थ और डेप्थ एक तरह से मन की बात की हमें पता चलती है। फिर मैंने एक और रिसर्च किया कि मन की बात पर बाकी लोगों ने क्या लिखा है, न्यूज़पेपर्स को छोड़ के और जो जनरल पॉलिटिकल डिस्कशन जो होता है उसको छोड़ के। फिर मैं एकदम से चकित हो गया था जब मैंने देखा कि करीब 400 के आसपास पीयर रिव्यूड रिसर्च पेपर्स हैं एकेडमिक जर्नल्स में। तो ये मुझे बहुत ही एकदम से चौंका दिया कि लोगों ने मन की बात पे इतना सारा रिसर्च भी छापा है। फिर उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये निकल कर आई कि रिसर्च सिर्फ मन की बात के कंटेंट पे ही नहीं था, उसके कुछ AI के भी कुछ रिसर्च पेपर्स हैं, कुछ मोटिवेशनल थियरी के भी रिसर्च पेपर्स, तो अलग अलग बहुत ही वाइड डाइवर्सिटी ऑफ रिसर्च पेपर्स भी छपे हैं। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनके बारे में मोदी जी ने बात की है मन की बात के अलग अलग एपिसोड्स में, तो कुछ उनसे भी बात ये हुई कि उन पर उनके काम पर क्या इम्पैक्ट रहा है, तो वो एस्पेक्ट भी है। फिर कुछ ऐसे पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने करीब से मन की बात के इम्पैक्ट को देखा है, जैसे परमेश्वर अय्यर जी है जो स्वच्छ भारत से जुड़े रहे, नीति आयोग में भी थे। फिर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, अन्नामलई जी जो तमिलनाडु में एक उभरते हुए नेता हैं, तो उन सब के भी कमेंट, उन सब के भी पर्सपेक्टिव्स इस किताब में। इस किताब को जब मैं पढ़ रहा था तो बहुत सारी बातें इसमें हैं, मैं उसकी चर्चा करूंगा। एक बात इसमें मेरे मन में आई कि IIT का ग्रेजुएट, एक इंजीनियर और एक ब्रॉडकास्ट हुए एक प्रोग्राम को ट्रैक कर रहे हैं, तो आपको आपका इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड इसको ट्रैक करने में कितनी मदद किया? जैसे आपने कहा स्प्रेडशीट खोल लिया हमने 25 स्प्रेडशीट खोल लिया। आमतौर पर लेखकों को ये सब चीजें नहीं पता होती हैं, वो हम लोग जैसे कागज पर लिखते हैं, टिक कर। इनफैक्ट ये एक मेरे लिए भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि जब मैं टेक्नोलॉजी की दुनिया से मीडिया की दुनिया में आया
तो मुझे देखा कि मीडिया में लोगों का सोच बहुत लीनियर होता है, जैसे आप कह रहे हैं, आप लिखते गए लीनियरली सोचते, जबकि जो साइंस और टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड के होते हैं वो थोड़ा मल्टी डायमेंशनल सोचते हैं स्प्रेडशीट में और इस तरह से। तो मेरे लिए चैलेंज ये था कि जब इसका कैनवस इतना वाइड है तो इसमें क्या नैरेटिव निकल कर आना चाहिए। तो मेरे दिमाग में बहुत ही ज़रूरी था कि आई शुड हैव दिस एंटायर फ्रेम, जो लेंथ और ब्रेड्थ है मेरे दिमाग में होना चाहिए, तभी इसका कोई मीनिंगफुल नैरेटिव बनेगा। तो इसलिए वो स्प्रेडशीट एकदम एक तरह से बहुत ही हेल्पफुल बन गया है, क्योंकि उसमें से फिर जो अलग अलग चैप्टर्स के क्या नैरेटिव होना चाहिए, क्या उसका कैनवस होना चाहिए, तो वो एक निकल कर आया। तो इस तरह से जो टेक्निकल ट्रेनिंग है वो थोड़ा काम आया। दूसरा जो जितने भी लोगों के बारे में मोदी जी ने बात की है, तो उनके बारे में एक तो जब एपिसोड पे मेंशन होता है तो तभी तुरंत मीडिया उनसे बात करती है, बट कुछ ऐसे लोग हैं जो 1 साल बाद 1.5 साल बाद भी उनके काम पर चर्चा हुई है, दैट वाज मोर इंटरेस्टिंग। तो उस पर फिर ये गूगल सर्च वगैरह, तो एक तरह से ये सारे टूल्स काफ़ी काम आए। एक जो शब्द है या जिसको हम लोग हिंदी में शब्द युग्म कहते हैं वो बार बार आता है इसमें, ग्रास रूट चेंज मेकर्स। ग्रास रूट चेंज मेकर्स ने मन की बात तक अपना रास्ता कैसे तय किया, कैसे जैसे प्रसार भारती अगर इसको डिज़ाइन करता था, पीएम से जाके रिकॉर्ड करते थे आप लोग, तो फीडबैक क्या प्रधानमंत्री की टीम के पास आती थी या आप लोगों के पास आती थी, कैसे क्या होता था, ये थोड़ा जनता जानना चाहती है। इस पे प्रधानमंत्री खुद भी बोल चुके हैं मन की बात के एक एपिसोड में, क्योंकि मन की बात के लिए जो इनपुट्स आती हैं वो अलग अलग दिशाओं से आती हैं। एक तो लोग अभी भी अपने पुराने चिट्ठियां लिखते हैं, और एक बहुत बड़ा काम है ऑल इंडिया रेडियो के लिए कि काफ़ी ढेर सारी चिट्ठियां अभी भी आती हैं, फिर लोग उनको पढ़ते हैं और फिर उसमें से कुछ जो भी इंटरेस्टिंग फीडबैक है वो प्रधानमंत्री जी के कार्यालय पहुंचा देते हैं, तो वो एक सोर्स है। दूसरा है माईगव प्लेटफॉर्म। माईगव प्लेटफॉर्म पे हमें थोड़ा चर्चा करना चाहिए, क्योंकि आई थिंक ये बहुत ही सिग्निफिकेंट प्लेटफॉर्म है। तो डिजिटली इस पे भी इनपुट्स आते हैं। तीसरा सोशल मीडिया, प्रधानमंत्री खुद अपने ट्विटर हैंडल वगैरह फेसबुक से लोगों से फीडबैक मांगते हैं, तो वो भी एक तरह का सोर्स बन गया। चौथा जो मीडिया है, कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड पोर्टल्स हैं जो पॉजिटिव स्टोरीज पे बहुत ध्यान देते हैं, जो जहाँ ग्रास रूट्स चेंज हो रहा है, जैसे बेटर इंडिया पोर्टल हो, तो इनमें भी कुछ इंटरेस्टिंग कहानियाँ आती हैं, जो रियल वर्ल्ड केस स्टडीज़ हैं, तो उन पे भी वो भी एक सोर्स हो गया इनपुट के लिए। तीसरा ऑफ कोर्स जो ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन का इतना बड़ा विस्तार सा स्ट्रिंगर नेटवर्क है, तो ये भी कहीं कहीं से जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं उनको रिपोर्ट करते हैं, तो वो भी एक तरह से सोर्स बन जाता है। बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सोर्सेज बहुत सारे हैं, पर उन सबको मिक्स करके एक स्क्रिप्ट जो बनता है वो प्रधानमंत्री जी की क्रिएटिविटी है, क्योंकि वो समय के अनुसार जो कॉन्टेक्स्ट है, जो सर्कमस्टांसेस है, उसके अनुसार फिर टॉपिक्स को लेते हैं। आप माईगव की चर्चा कर रहे थे, मैं थोड़ा और उसमें जानना चाहता हूँ। जो हमारे दर्शक मन की बात कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, इसको मैं थोड़ा इस बातचीत को एक स्टेप और आपकी किताब से आगे लेके थोड़ा एजुकेटिव भी बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मन की बात से जो हमारे पाठक दैनिक जागरण के जुड़ना चाहते हैं वो माईगव पर कैसे एक्सेस कर सकते हैं, क्या क्या सिस्टम होता है, क्या कोई लॉगिन करना होता है, क्या करना होता है? तो माईगव एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो जिस पर कोई भी एक्सेस कर सकता है। इसमें सब बहुत सारा जो कंटेंट है वो बिना लॉगिन किए भी आप कंज्यूम कर सकते हैं, पर अगर आपको कुछ इनपुट देना हो, कुछ कंट्रीब्यूशन करना हो, किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना हो, तो फिर आपको लॉगिन क्रिएट करना पड़ता है। इसका जो हिस्ट्री है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब 2014 का चुनाव का कैंपेन हुआ था, तो उस समय मोदी जी ने पहली बार एक पोर्टल लॉन्च किया था डिजिटल वॉलंटियरिंग के लिए, जो इसका नाम इंडिया 272 था। तब मिशन 272 में जो प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से, इनको कैसे जोड़ें कैंपेन के साथ, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टल बन गया था उस समय लोगों को जुड़ने के लिए। तो जब चुनाव हो गया था और मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो ये माईगव प्लेटफॉर्म उसी वॉलंटियरिंग कॉन्सेप्ट, डिजिटल वॉलंटियरिंग के कॉन्सेप्ट से ये बना था कि सिटीजन्स को हम कैसे वॉलंटियरिंग के लिए इन्वॉल्व कर सके। और आप देखेंगे अलग अलग समय पर, जैसे कोई टैगलाइन हो, कोई लोगो हो, बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स माईगव के द्वारा हुआ है। और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे लगता है मन की बात के और पीएम के जो स्पीचेस हैं इंडिपेंडेंस डे को लेकर,
तो इन सब में माई प्लेटफॉर्म इज वेरी वेरी वहाँ तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के सारे जितने भी भाषण हैं वो भी उपलब्ध हैं वहाँ। और आपको बताऊं कि इस किताब की एक और खूबी है, अगर आप मन की बात के 99 एपिसोड, 99 में इसलिए कह रहा हूं कि 100वें एपिसोड जब होने वाला था उसके अवसर पर इस पुस्तक का विमोचन हुआ। इस पुस्तक के प्रकाशक रूपा हैं, रूपा पब्लिकेशन। और अंत में देखिए आप यहाँ पे सारे एपिसोड के ये QR कोड्स बने हुए हैं, आप इसको स्कैन करके किसी भी एपिसोड को, 99 एपिसोड में से नंबर दिए हुए हैं, उसको आप सुन सकते हैं। एक और चीज मैं थोड़ा सा, हो सकता है आप उत्तर देने में हिचकें या कुछ, क्या प्रधानमंत्री ने इसको एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर उपयोग किया मन की बात को? देखिए, मुझे पॉलिटिकल शब्द का दो तरह के मीनिंग निकल सकते हैं। आजकल तो नेगेटिव कॉनोटेशन ही होता है कि तो ये पार्टिजान हो, बीजेपी को आगे बढ़ाना, तो बिल्कुल नहीं, ये तो साफ है। क्योंकि कोई भी राजनीतिक विवाद इस तरह से मन की बात में कभी हुआ नहीं है। बहुत ही कॉन्शियसली उन्होंने राजनीति को मन की बात से अलग रखा है। और उन्होंने खुद भी बात की इस बारे में एक एपिसोड में कि जब आई थिंक 1 साल जब पूरा हो रहा था, कि मन की बात को एकदम एपॉलिटिकल, नॉन पार्टिजान प्लेटफॉर्म रखा है। और इस मामले में ये बहुत इट्स वेरी डिफरेंट। बाकी देशों में देखते हैं, जैसे अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस होता है वीकेंड्स पे, उससे ये अलग है, क्योंकि वहाँ पे पार्टिजान इश्यूज काफ़ी सारे आ जाते हैं, जबकि मन की बात में पार्टिजान इश्यूज को बिल्कुल दूर रखा है। पर दूसरा एस्पेक्ट जो है, जब आप पॉलिटिकल को सोचते हैं कि जो इश्यूज हैं विच आर ऑफ कंसर्न देश के सामने, क्या उनको छोड़ दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे आप शुरू में ही देख लेंगे, पहले साल में ही तो लैंड एक्विजिशन बिल का एक चर्चा हुआ था ऑर्डिनेंस को लेकर। बिल्कुल। तो उस पर बहुत सारे अफवाहें फैली गई थी, बहुत सारा डिसइंफॉर्मेशन फैलाया गया था। तो मन की बात पे प्रधानमंत्री ने उस पर काफ़ी चर्चा की, काफ़ी सारे जो मिथ्स हैं उसको डिमोलिश किया, जो सही इन्फॉर्मेशन है उसको प्रेजेंट किया। तो एक तरह से कंसल्टेटिव प्रोसेस के लिए मन की बात एक प्लेटफॉर्म बन गया उस लैंड एक्विजिशन इशू के लिए। वही फिर आप पिछले साल जब, नॉट पिछले, उससे पहले जब ये फार्म बिल्स पे चर्चा हो रही थी किसानों को लेकर, तो उस समय भी मन की बात ने उसी रोल को प्ले किया कि एक कंसल्टेटिव प्रोसेस के लिए एक प्लेटफॉर्म बन गया था। इस बार एक डिफरेंस ये था पहले के मुकाबले कि जो अलग अलग भारत के हिस्सों से जहाँ फार्मर्स को बेनिफिट हुआ है, कि मिडलमैन जो APMC होते हैं उनको हटाकर डायरेक्टली उनको मार्केट का एक्सेस जहाँ मिलता है, तो उस पर काफ़ी चर्चा हुई। और उनके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको भी इन्वॉल्व किया हुआ है प्रोग्राम में, तो वो एक बहुत ही अलग सा अप्रोच रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इस पर जो इश्यूज दैट मैटर उनको चर्चा नहीं किया गया, बट ये पार्टिजानशिप्स उसको नहीं लाया, जो विवाद हैं उनको नहीं लाया। हमने देखा संसद, ये आप ठीक कह रहे हैं, हमने देखा जिस दिन नए संसद का उद्घाटन हो रहा था उस दिन भी 11:30 बजे प्रधानमंत्री ने 11 बजे मन की बात की, लेकिन मन की बात में किसी भी प्रकार के किसी विवाद या करवाहट के लिए कोई जगह नहीं थी। एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 12, फ्रॉम क्रैडल टू कम्युनिटीज। इसमें चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट पे उन्होंने बोला है कि किस तरह से पोषण अभियान को आगे चलाकर, ये सारी चीजें जिस प्रकार से लिखी हैं, जैसे आपने लिखा है, मन की बात हैज प्लेड ए क्रिटिकल रोल इन रेजिंग अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड यंग चिल्ड्रन। तो क्या आपको रिसर्च के दौरान कभी ये लगा शशि जी कि प्रधानमंत्री इस माध्यम का उपयोग ऐसे ऑडियंस तक पहुंचने के लिए भी करना चाह रहे हैं जिस पर जो आमतौर पे ट्रेडिशनल माध्यम, जैसे जो साक्षर नहीं है वो समाचार पत्र नहीं पढ़ सकते, जो गरीब हैं वो टीवी नहीं देख सकते, तो रेडियो के माध्यम से, क्या ऐसा कभी रिसर्च के दौरान आपको लगा? बिल्कुल। इनफैक्ट 2 इसके फोकल पॉइंट्स हैं। एक तो वो जो समाज का हिस्सा जो ट्रेडिशनल मीडिया के बाहर है और ट्रेडिशनल मीडिया उन तक पहुंच नहीं पाता है, वो तो एक फोकस एरिया है ही। दूसरा, जो ग्राउंड पर उन कम्युनिटी के साथ काम करते हैं वो भी इस प्रोग्राम के फोकल टारगेट, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स जो होते हैं। तो अलग अलग एपिसोड्स में प्रधानमंत्री जी ने जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम अगर किसी ने किया है, किसी आंगनवाड़ी वर्कर ने, तो उनके बारे में भी उल्लेख किया है। तो एक तरह से वो इंस्पिरेशनल फिगर्स बन गई हैं, क्योंकि जिस कम्युनिटी में वो काम करती हैं वो सब उनको
पहचानने लगेंगे और दे विल सी हर इन अ वेरी डिफरेंट लाइट। दूसरा, उनके जो को वर्कर्स हैं, जो उनके पीयर ग्रुप्स हैं, वो भी इससे इंस्पायर होंगे। तो ये दोनों तरह से इसका जो एक थ्रस्ट रहा है। और जो रिसर्च पेपर्स हैं वो इस बात पे भी काफ़ी ध्यान देते हैं। जैसे एक रिसर्च पेपर है जो यूपी के कुछ गांवों में स्वच्छ भारत और ओपन डेफिकेशन को लेकर किस तरह का इम्पैक्ट रहा है मन की बात का, उसका उन्होंने एक एनालिसिस किया कि जो रेडियो पे सुनते हैं और जो अलग अलग जैसे गांव में पंचायत हो या जो हेल्थ सेंटर होता है वहाँ पे जो जिस तरह के विजुअल मैसेजिंग है, उन दोनों को जोड़कर लोगों में एक तरह से उसका अवेयरनेस बढ़ गया है और उसका फिर इम्पैक्ट ग्राउंड पे दिख रहा है। शशि जी, एक पंक्ति आपकी किताब में ये अध्याय 12 में ही मुझे आप कह रहे हैं कि मन की बात जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है और जो सोशल चेंज है उसके बीच जो एक गैप था उसको फिल इन करने के लिए उन्होंने स्टेप इन किया, मतलब मन की बात से इसको किया। इसको थोड़ा समझाइए आप। देखिए, जो गवर्नमेंट मैसेजिंग होता है जनरली वो एक लेवल तक सीमित हो जाता है। उसमें बहुत सारा क्रिएटिविटी तो नॉट नेसेसरली, हर मैसेज में क्रिएटिविटी नहीं होता है। और ये देश का इतना डाइवर्सिटी है तो हर डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, डायलेक्ट वो पहुंच नहीं पाता है। और तीसरा, एक परसेप्शन भी लोगों में होता है कि ये तो सरकारी मैसेज है तो आप ऑटोमेटिकली हम डिस्काउंट कर लेते हैं इसको, बहुत ज़्यादा हम इसको ध्यान नहीं देते। मन की बात ने इसको चेंज कर दिया एक तरह से, क्योंकि एक तो प्रधानमंत्री अपने क्रिएटिविटी से इसको डिलीवर करते हैं। वो अलग अलग क्षेत्रों के कहानियाँ, वहाँ के जो लोकल हीरोज़ हैं, वहाँ का जो हिस्ट्री है, कल्चर है, उसको जोड़ते हुए सोशल इश्यूज़ को पे ध्यान देते हैं। जैसे स्वच्छता हो गया या पानी वाटर कंजर्वेशन हो गया या प्लास्टिक्स को एलिमिनेट करना, इन सारी बातें। तो ये एक इमोशनल कनेक्ट बन जाता है लोकल कम्युनिटी के साथ। दूसरा, जो चेंज मेकर्स हैं उनके बारे में बात करना, फिर उनको एक तरह से लोकल हीरो बनाना, फिर लोग उनसे इंस्पायर होते हैं, उनसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनका भी काम बढ़ जाता है और दूसरे भी उसी तरह का काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो एक और जो इम्पैक्ट रहा है मन की बात का वो है। तीसरा, जो क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी हर महीने रेडियो पे आते हैं और फिर टेलीविज़न पे ही अडेप्ट होता है, तो सारे टीवी चैनल्स इसको करीब 120 के ऊपर टेलीविज़न चैनल्स इसको कैरी करते हैं। तो वो एक तरह से इसका रीच को बहुत बढ़ा देता है, जो सरकारी प्रोग्राम्स में नॉर्मली होता नहीं है उतना। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जिससे ये वो जो गैप है वो कम कर दिया गया। जो आप सरकारी मैसेजिंग की बात कर रहे थे, आपने एक जगह लिखा है कि किस तरह से आइडिया ऑफ न्यू इंडिया को उन्होंने, आपने 3 कारण गिनाए हैं। मैसेजिंग, स्पोर्ट्स के लिए मैसेजिंग किया उन्होंने, इनोवेशन और साइंस के लिए मैसेजिंग किया। तो इसको क्या इसका कोई इम्पैक्ट या इसका कोई इन्फ्लुएंस यूथ पे दिखाई देता है आपको जब आप रिसर्च करते हैं किताब लिखने के लिए, या वो मतलब कितना लोग उससे प्रेरित हो पाते हैं? बिल्कुल, जो स्पोर्ट्स का उदाहरण लेते हैं तो खेलो इंडिया में क्लियरली इसका इम्पैक्ट दिख रहा है, क्योंकि खेलो इंडिया में जिस वर्ग से नए नए स्पोर्ट्समैन उभर कर आ रहे हैं, ये बिल्कुल इसका नतीजा है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद इसको चैम्पियन कर रहे हैं। इनके जो लाइफ जर्नी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये जब मेडल जीतते हैं तो उसके बारे में भी बात करते हैं। तो एक तरह से ही इज बिकम अ चैम्पियन फॉर एवरी वन ऑफ द स्पोर्ट्स। दूसरा, जो साइंस और टेक्नोलॉजी का है, ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जितना भी हिस्ट्री कल्चर की बात करते हैं उतना ही साइंस और टेक्नोलॉजी की भी बात करते हैं, मॉडर्निटी की बात करते हैं। बच्चों से कहते हैं कि आप सवाल पूछो, आप स्टार गेजिंग करो। तो ये सारी चीज़ें मोटिवेट करती हैं। और एक जो साइंटिस्ट हैं और जो बाकी कल्चरल आइकन्स हैं, इनके बीच में जो कनेक्शंस हैं उसको भी ले आना। जैसे सिस्टर निवेदिता ने जिस तरह से जगदीश चंद्र बोस जी के रिसर्च को सपोर्ट किया, जिस तरह से स्वामी विवेकानंद और जमशेदजी टाटा ने IISc को खड़ा कर दिया, तो इस तरह के बहुत ही इंटरेस्टिंग जो कनेक्शंस हैं ये भी ऊपर आई हैं। और इसका इम्पैक्ट हम देखते हैं, जैसे नए नए जो स्टार्टअप्स बने, स्पेस में हो या ड्रोन्स में हो या आयुष को लेकर जितने सारे नए ऑर्गेनिक हर्बल प्रोडक्ट्स को लेकर स्टार्टअप्स जो बने, तो इसका क्लियर इम्पैक्ट दिख रहा है कि लोग इससे प्रेरित हो रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद इज अ चैम्पियन फॉर। शशि जी ने 2 बातें बहुत इंटरेस्टिंग की, विवेकानंद का नाम लिया, सिस्टर निवेदिता का नाम लिया, जगदीश चंद्र बोस का नाम लिया और सुभाष चंद्र बोस का नाम लिया।
ये सारे किस्से इस किताब में हैं। मैं इन किस्सों पर शशि जी से इसलिए सवाल नहीं पूछूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग इस किताब को पढ़ें, इस किताब को पढ़कर अपनी राय से लेखक को अवगत कराएं। क्योंकि जब कोई किताब लिखता है तो उसकी सबसे बड़ी इच्छा होती है आप तक पहुंचने की, आप पाठकों तक पहुंचने की, और जागरण समूह के 10 करोड़ से अधिक 11 करोड़ पाठकों तक हमारी और शशि जी की बात पहुंच रही है। शशि जी, एक और सवाल, क्या इस किताब को लिखने के क्रम में कभी प्रधानमंत्री जी से पूछा आपने कि आइडिया कैसे आया? मन की बात का जी नहीं, डायरेक्टली तो नहीं पूछा, पर इस पे भी पहले भी वो बोल चुके हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। तो मुझे जो लगता है, ये मेरा वर्जन है, उनका वर्जन नहीं है, पर मैं अपना वर्जन शेयर कर रहा हूँ। आप देखेंगे एक कंटिन्यूटी है उनके सोच में, गोइंग ऑल द वे बैक टू जब से वो मुख्यमंत्री थे, फिर चुनाव में भी लगे थे, लोगों को जोड़ना। आप देखेंगे उनके जितने भी इनिशिएटिव्स हैं वो किस तरह से लोगों को जोड़ा जाए उसमें। तो मुझे लगता है ये जो मिशन 272 का कैंप वॉलंटियर पोर्टल था, उससे पहले जो गुजरात में उनके अलग अलग इनिशिएटिव्स थे, ज्योतिग्राम से लेके जो रीडिंग के लिए वांछे गुजरात, तो कई सारे उनके इनिशिएटिव्स थे। उन सब में एक कॉमन थीम ये है कि लोगों को कैसे जोड़ा जाए। और मन की बात एक तरह से उसको मास स्केल पे, बिलियंस के स्केल पे अचीव करने का एक प्लेटफॉर्म है। तो इट इज़ अ एवोल्यूशन ऑफ दैट थॉट प्रोसेस। और इसलिए इसका किताब का टाइटल भी वही है, कलेक्टिव स्पिरिट, सबका प्रयास। क्योंकि जो चेंज है वो एक आदमी से नहीं होगा, सरकार से नहीं होगा, किसी एक संस्था से नहीं होगा। जब सब जुड़ेंगे तभी हो पाएगा। आपकी इस किताब का में एक अंडरटोन ये है, मैंने पॉलिटिकल सवाल पूछा लेकिन आपने अपॉलिटिकल इस्तेमाल किया है इसको। तो ये बात थोड़ी गले नहीं उतरती कि एक आदमी जो 24 घंटे पॉलिटिक्स करता है, जो 24 घंटे राजनीति करता है, सोने उठने से लेके रात को सोने तक उनके हर कदम राजनीति से प्रेरित होते हैं, वो ये आधा घंटा महीने का अपॉलिटिकल कैसे हो सकता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। ए पॉलिटिकल शायद गलत शब्द है, नॉन पार्टिजान है, इसको हम नॉन पार्टिजान सोचना चाहिए। क्योंकि जैसे आपने भी पहले कहा है कि पॉलिटिक्स तो हर चीज़ में है, और गवर्नेंस इज आल्सो, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इज आल्सो पॉलिटिक्स। पर ये एक पॉजिटिव तरीके से लोगों तक कैसे पहुँचे। क्योंकि आप देखेंगे पिछले 9 साल में नॉट ओनली प्रोग्राम का रीच, जो एक तरह से मोदी जी का जो अपील है, उनका जो जिस तरह का इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है उनको देश के अलग अलग हिस्सों से, वो भी बड़ा है। और वो इसलिए बड़ा है क्योंकि एक उदाहरण है, बाकी भी उदाहरण है उनके स्पीचेस वगैरह, वो हर समय लोकल कनेक्ट की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट ये मुझे बहुत प्रोमिनेंटली दिखा था जब 2014 के कैंपेन में, जब वो अलग अलग क्षेत्रों में जाके स्पीच देते थे, तो स्पीच का एक बहुत ही अहम हिस्सा शुरू में वो वहाँ के लोकल भाषा में 3-4 वाक्य बोलेंगे, वहाँ के जो लोकल पर्सनालिटीज़ हैं, आइकॉन्स हैं, उनकी बात करेंगे। वहाँ पे अगर कोई महत्वपूर्ण मंदिर है या कोई श्राइन है, कोई डेटी है, उनका उल्लेख करेंगे। वहाँ के पोएट्स के पोएट्री के कुछ 2-3 कपलेट सुनाएंगे। तो वो जो इमोशनल लोकल कनेक्ट है वो बिल्कुल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। मन की बात में भी वो एक तरह से काफ़ी कंसिस्टेंटली हुआ है। और देखेंगे तमिलनाडु में जो पुराना एक मंदिर है, वहाँ पे डेमोक्रेसी को लेकर किस तरह के इंस्क्रिप्शन, उसके बारे में बात करना। जितने भी वहाँ पुराने मंदिर हैं उनमें जो वाटर बॉडीज़ जो हैं, वाटर कंजर्वेशन को लेकर उसका जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में बात करना। तो ये जो एक आर्टिफिशियल राजनीति है देश में कि दक्षिण भारत में इनका कोई अपील नहीं है, दक्षिण भारत में इनकी जो सोच है, इनका जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, उसका कोई चलता नहीं है। तो ये उस तरह के जो नेगेटिव वॉल्स खड़े कर दिए गए हैं मीडिया की तरफ से, ऑपोजिशन की तरफ से, उनको तोड़ने में एक डेफिनेटली एक। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, आपके रिसर्च में ये आया कि जो डाउन साउथ है, बेंगलोर से कर्नाटक, विंध्य के पार, कर्नाटक से नीचे और कन्याकुमारी तक भी मन की बात के श्रोता हैं। बिल्कुल, जैसे आप देखेंगे NS राजप्पन जी जो एक दिव्यांग है,
ये केरल में रहते हैं, ये वेस्ट डाउन पूरी तरह से पैरालाइज्ड हैं, उठ नहीं पाते हैं, ये क्रॉल करते हैं। ये प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत से प्रेरित होकर जितने भी वहाँ बैकवाटर्स और लेक्स में प्लास्टिक्स है उसको कलेक्ट करते हैं, अपने एक छोटा सा एक बोट बनाया हुआ है। तो ये इससे बड़ा जो इंस्पिरेशनल एग्जाम्पल तो हो ही नहीं सकता। फिर आप तमिलनाडु में जाइए, वहाँ पे एक बस कंडक्टर है जिन्होंने प्रधानमंत्री के जितने भी इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स है उससे प्रेरित होकर काम किया है। वहाँ पे जो टॉय मेकर्स हैं, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु, ट्रेडिशनल टॉय मेकर्स जो वोकल फॉर लोकल, जिस पे प्रधानमंत्री ने काफ़ी बात की है, उस पर प्रेरित हुए हैं। और फिर तेलंगाना में आते हैं तो वहाँ पर एक बुनकार है हरिप्रसाद, जिन्होंने वसुधैव कुटुंबकम को लेकर G20 का जो लोगो है उसको एक ट्रेडिशनली क्रिएटिवली एक बना के उन्होंने प्रधानमंत्री को भेजा है। तो इस तरह से काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जहाँ लोग इन मन की बात से प्रेरित हुए हैं और वो एक तरह से प्रधानमंत्री को चैम्पियन मानते हैं ताकि वो अपने काम में इफ़ेक्टिव रहे, अपनी कम्युनिटी में उनका रिकग्निशन बढ़े और वो दूसरों के लिए भी एग्जाम्पल बने। तो मुझे लगता है कि ये पुस्तक जो है कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन, शशि जी की जो ये किताब है, ये सिर्फ एक रेडियो कार्यक्रम की समीक्षा भर नहीं है। इसे बहुत सारे आपने बातचीत में देखा कि जैसे अभी जो आखिरी सवाल का उत्तर उन्होंने दिया उससे ये लगा कि जो एक फॉल्स नैरेटिव बिल्ड किया गया कि प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री की आइडियोलॉजी की लोकप्रियता दक्षिण भारत में नहीं है, उसको भी ये किताब तोड़ती है और कहीं ना कहीं ये बताती है कि मन की बात का जो इम्पैक्ट का फुटप्रिंट है वो पूरे देश भर में है। चाहे नॉर्थ ईस्ट की आपने शुरुआत में ही बात की और साउथ इंडिया की आपने बात की, उत्तर प्रदेश और इन चीज़ों को देखता हूँ। एक और चीज़ मैं बस आखिरी प्रश्न पूछूंगा, प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम में आर्ट, कल्चर, लिटरेचर की भी खूब चर्चा होती है। चाहे दिनकर की कविताएं हो या सुब्रमण्य भारती की कविता हो, वो खूब उपयोग करते हैं। इसका उपयोग वो जनता से जुड़ने के लिए करते हैं या इसको, जैसे एक बार उन्होंने गुलाब नहीं किताब भी कहा था कि आप गिफ्ट में किताब बांटें, तो ये बहुत बड़ी बात है। हम सब लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम फूल ठीक है देते हैं आप, ठीक है, लेकिन अगर फूल की जगह किताब देंगे तो उसका एक अस्थाई महत्व होगा। और एक बार उन्होंने अपने मन की बात में, मुझे जहां तक याद पड़ता है, उन्होंने कहा था कि आपके घर में जिस प्रकार से भगवान का एक कोना होता है उसी प्रकार पुस्तक का एक कोना होना चाहिए। ये सारी चीजें मतलब इतनी पैनी निगाह से इस पे बोलते हैं, ये इसका क्या इन्फ्लुएंस दिखाई दिया आपको? मैं स्पेशल रेफरेंस टू आर्ट, कल्चर एंड लिटरेचर। इनफैक्ट इसका तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो अभी हम देख रहे थे जब कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री बने सिद्धरामैया जी, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मुझे बुके नहीं लेना, मुझे बुक लेना है। तो एक सीधा इसका उदाहरण है। जो मुझे लगता है जितना भी आर्ट, कल्चर और लिटरेचर की बातें कही गई, इसका एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, जो मैक्रो इम्पैक्ट है, वो भारतीय भाषाओं को लेकर है। क्योंकि जब नया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भारतीय भाषाओं में इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, भाषाओं को हम कैसे प्रिजर्व करेंगे, कैसे उनको मॉडर्नाइज करेंगे और आगे के लिए बढ़ाएंगे, तो उस पूरे मिशन के लिए आई थिंक जितने भी भाषाओं में जितने भी कवि हो, लेखक हो, जितने भी पुस्तक हो, पुराने श्लोक हो, कविताएं, इन सब का उल्लेख करना और अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इनको दोहराना, ये भाषाओं पे सबसे बड़ा मुझे इम्पैक्ट लगता है इसका। बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी। और कार्यक्रम शुरू होने के पहले मैं थोड़ा आशंकित था क्योंकि मुझे लगता था कि शशि जी सिर्फ अंग्रेजी ही बोलते हैं, लेकिन आप तो बहुत अच्छी हिंदी भी बोलते हैं। आपका बहुत आभार कि आपने दैनिक जागरण के इस कार्यक्रम जागरण वार्तालाप में शामिल होकर हमारे इस अभियान हिंदी है हमको मजबूती दी, एक शक्ति दी। और आपको बहुत शुभकामनाएं कि आपकी ये पुस्तक कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन खूब जनता तक पहुंचे और जो मन की बात के पाठक हैं वो सब इस किताब को पढ़ें। और अंत में एक आपसे आग्रह करता हूं कि इसका भारतीय भाषाओं में अनुवाद अवश्य कराएं। मैं थोड़ा लालची होते हुए हिंदी अनुवाद पहले की आपसे गुजारिश करता हूं, लेकिन अगर भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद हो सके तो ये बहुत बड़े पाठक वर्ग तक पहुंच पाएगी। और आपको बहुत बधाई इस पुस्तक के लिए और बहुत बहुत आभार आप इस कार्यक्रम में आए। और आपका भी आभार कि आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में इतने देर तक जुड़े रहे।
तो इस सप्ताह हम शशि शेखर जी की बातचीत करेंगे और अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी एक अलग व्यक्तित्व से, जिन्होंने पुस्तक लिखी हो या जिन्होंने कोई चर्चित काम किया हो भाषा के क्षेत्र में। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।